एक महाराजा, एक तवायफ और एक प्रतिष्ठा वाला क्षेत्र। हीरा मंडी की कहानी। लाहौर की हीरा मंडी, जिसे संजय लीला भंसाली ने अपनी हीरा मंडी में प्रस्तुत करते हैं। भारतीय सिनेमा में एक समय था जब महिला पात्रों को गरीब, असहाय महिला के रूप में चित्रित किया जाता था, जो केवल कहानी के पुरुषों की सेवा करने वाली पत्नियां, बहनें या माँ के रूप में मौजूद थी। उन्हें बार बार परिवार और समाज के लिए खुद को बलिदान करने की सीख दी गई। हालांकि हम इस कथा से आगे बढ़ गए हैं। महिला पात्रों को स्वतंत्रता एजेंसी मिलनी शुरू हो गई है। उन्हें अब केवल पुरुष दृष्टिकोण से नहीं देखा जाने लगा है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। क्या संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी महिलाओं की गरिमा को कायम रख सकती है? हालांकि यह श्रृंखला इन महिलाओं का जश्न मनाती हुई प्रतीत हो सकती है, लेकिन अंततः यह उन्हें बलि के बकरे के रूप में चित्रित करती है, जो बलिदानों को एक चक्र में फंस जाती है, जो निरर्थक हो जाती है। एक विशेष रूप से परेशान करने वाला उदाहरण वह दृश्य है जहां इसकी मुख्य पात्र मलिका जान ने सामूहिक बलात्कार का शिकार होने के लिए अंग्रेज अधिकारियों के सामने खुद को इस्तीफा दे दिया। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित हीरा मंडी वेश्याओं के जीवन का उस युग के नवाबों के साथ उनके जटिल संबंधों का एक मार्मिक अवशेषण प्रस्तुत करती है। यह कहानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि पर आधारित है। हीरा मंडी की कहानी विश्वासघात और शोषण के विषयों पर प्रकाश डालती। हीरा मंडी द डायमंड बाजार में महिलाओं को पारंपरिक जटिल रूप से डिजाइन किए गए गहनों और परिधानों से सुसज्जित उल्लेखनीय सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। हालांकि उनकी सुंदरता महज सौंदर्य शास्त्र से कहीं अधिक काम करती है। यह उनके जटिल चरित्रों और आख्यानों को रेखांकित करता है। आलोचकों ने श्रृंखला को यौन कर्मियों के अभूतपूर्व चित्रण के रूप में सराहा है, जबकि यह अन्य लोगों का तर्क है कि यह महिलाओं की गरिमा से समझौता करता है। 1920 के दशक पर आधारित हीरा मंडी उस समय को चित्रित करती है जब तवायफों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाई। उनके ऐतिहासिक महत्व के बावजूद यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह भूमिका नारी विरोधी संस्कृति में निहित थी। जैसे जैसे समाज विकसित होता जा रहा है, ऐसे अतीत के रूपांतरीकरण पर पुनर्विचार करने और इसके बजाय महिलाओं के लिए अधिक सशक्त आख्यानों पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। इस वेब सीरीज में हमें उन महिलाओं से परिचित कराया जाता है जो तवायफ के रूप में काम करती हैं। तवायफ वो महिलाएं हैं जो ज्ञान और नृत्य का शानदार प्रदर्शन करती हैं, जिसमें थोड़ा सा ग्लैमर भी शामिल होता है। उनके होठों की निर्मित यात्रा को किसी तरह नवाबों के लिए स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। वे प्रेमिकाएं हैं, प्रेमी नहीं बल्कि प्यार करने की कला सिखाते हैं। कोई यह मान सकता है कि इस युग में रहने वाली और तवायफ के रूप में काम करने वाली महिलाएं एक कठिन जीवन जिएंगी, लेकिन भंसाली बार बार उन्हें लाहौर की रानियों के रूप में चित्रित करते हैं। इस कहानी में कई महिला पात्र हैं जिनकी अपने अपने अलग अलग कहानियां दिखाई गई है, लेकिन उनका कहीं न कहीं इन कहानियों में शोषण भी दिखाया गया है। एक पात्र हैं आलमजेब, जो अनिच्छा से एक वेश्या बन जाती हैं। अपनी माँ के रास्ते पर चलने में कोई दिलचस्पी नहीं था, फिर भी जबरन उन्हें वेश्या बनाया गया। एक पात्र हैं लज्जो, जो प्यार में कमजोर और कच्चे जुनून के प्रदर्शन के साथ इस शक्ति को मुद्रा को तोड़ देती हैं। लेकिन हीरा मंडी की महिलाओं के लिए रिश्ते तभी तक कारागार होते हैं जब तक वह पुरुषों की इच्छाओं को पूरा कर रही हैं। जिस क्षण तवायफें अपनी वास्तविक भावनाएं दूसरे जीवन की इच्छा प्रदर्शन करती हैं, उन्हें क्रूरतापूर्वक त्याग दिया जाता है, अपमानित किया जाता है और उनका उल्लंघन किया जाता है। यानी कि शाही महल के सीमाओं से परे ये महिलाएं शक्तिहीन हैं।
यहाँ तक कि मलिका जॉन, जो कोठा के भीतर अधिकार जमाता हुआ प्रतीत होती हैं, नवाब की सनक के अधीन है, जो अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें बहिष्कृत कर सकता है। पुलिस भी दंड से मुक्ति के साथ उनका शोषण करता है, दुर्व्यवहार करता है, जो इस गंभीर वास्तविकता को उजागर करती हैं कि ये महिलाएं अपनी द्वीपीय दुनिया के भीतर नियंत्रण किसी भी अंश के बावजूद अंततः बाहरी सामाजिक ताकतों के सामने शक्तिहीन हैं। एक अन्य पात्र है साइमा, जो मलिका जॉन की नौकरानी की बेटी हैं। अपने दोस्त को तवाइफ बाजार से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है, एक ऐसा कार्य जिसमें बिना सहमति के यौन संबंध भी शामिल है। इन महिलाओं द्वारा सहन की जाने वाली भयानक यातनाओं और इस तथ्य को स्वीकार किए बिना वे कभी भी सच्ची मुक्ति हासिल नहीं कर पाती। यह चित्रण उनके जीवन की क्रूर वास्तविकता को उजागर करता है, सम्मान और प्रतिष्ठा की झूठी भावना और सुझाव देता है, जबकि शोषण और पीड़ा के चल रहे चक्र को संबोधित करने में विफल रहता है। महिलाओं का एक पावर जो दिखाया गया है वह है, जबकि अधिकांश महिलाओं को संपत्ति रखने या संपत्ति विरासत में लेने की अनुमति नहीं थी। मुगल काल के दौरान तवाइफें आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी, अपने जीवन और विकल्पों पर नियंत्रण रखती थी। बस इतना ही उनके जीवन का पॉजिटिव पॉइंट था कि वह अपनी संपत्ति और अपनी स्वतंत्रता अपने हाथ में थी, सिर्फ उनके चार दीवारी के अंदर। इन कहानियों से ये पता चलता है कि हम कितना भी पावरफुल हो जाएं, हम महिलाएं और पुरुष जब तक हम दोनों मिलकर इस समाज को नहीं चलाएंगे, ये समाज कभी नहीं ठीक ढंग से चलेगा। किसी न किसी तरीके से महिलाओं का शोषण ही होता है, चाहे वो जिस रूप में भी हो। नवाब इन पर पैसे, जेवरात, हीरे मोती लुटाकर उनकी बिस्तर में सोने वाले नवाब कभी उन्हें अपनी घर की चौखट तक आने नहीं दे। उनकी बिस्तर तक जाने में इनकी इज्जत नहीं जाती, लेकिन उनको अपनी दहलीज पार कराने में इनकी इज्जत की आन बान शान खत्म हो जाती है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि प्रत्येक तवाइफ का एक संरक्षक नवाब साहब होता है, जो उसके विशेष ध्यान समय के बदले में उसे सहायता प्रदान करता है, लेकिन असुरक्षा प्रत्येक तवाइफ को अधिक से अधिक शक्ति और संरक्षणों की तलाश करने के लिए मजबूर करती है, और सभी रिश्ते, चाहे व्यक्तिगत हों या पेशेवर, प्यार की भावनाएं चाहे वास्तविक हों या नकली, कुछ बेहतर के बदले में खर्च की जाने वाली संपत्ति बन जाती है। चाहे अपने अहंकार को अपने नाजुक सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक कवच के रूप में पहनती है, अपने भाग्य और सुंदरता के प्रदर्शन के तहत अपनी वेदता को छिपाती है। नारी शक्ति की चेतना का प्रतीक है, साथ ही यह प्रकृति का प्रमुख सहचरणी भी है, जो जड़ स्वरूप पुरुष को अपनी चेतना प्राकृतिक से उत्कृष्ट शिव और शक्ति का मिलन कराती है। तो फिर नारी शक्तिहीन क्यों है? अगर आप स्त्री का रिस्पेक्ट करते हैं तो स्त्री दल को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी सशक्तिकरण की कहानी मैं हमेशा लेकर आऊंगी, और आप जब मुझे फॉलो करेंगे तो आप तक ये कहानी जरूर पहुंचेगी। स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका स्त्री होना ही है।